रहा है तो या तो हमें उस लड़के को निकाल देना चाहिए, और यदि आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि हमारा लड़का गलत नहीं है और ये प्रमाणित हो जाता है कि वह गलत था, तो समाज आपको भी चाहे तो मेरा आप ये नहीं चलेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, औरतें टीवी पर आ गई, बच्चे टीवी पर आ गए, मेरा पति बेगुनाह है, और जब गुनाह सिद्ध हो गया तो वही है, तो परिवार तो आखिर करता ही है, इसमें क्या नहीं चलेगा इस तरह से। परिवार की जिम्मेवारी है कि वह समाज में न्याय और सुरक्षा के मामले में अपने परिवार के विषय में गारंटी दे कि मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं करेगा, अगर गुप्त रूप से कर लेगा तो हम उसको रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, ये वह रुके। आप इस प्रकार की गारंटी आपको देनी पड़ेगी। तो दो बात मैंने आपको कही है। पहला, संपत्ति संयुक्त होगी, महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग, कुछ नहीं, सब बराबर सबको। एक लड़का अगर आज पैदा हुआ तो वो लड़का माँ बाप का लड़का नहीं होगा, परिवार का होगा लड़का, क्योंकि वो तो परिवार में पैदा हुआ है। तो कोई कई अलग अलग करने की जरूरत नहीं, और संपत्ति में उसका बराबर का हिस्सा हो गया जो आज पैदा हुआ। परिवार में रहते हुए कोई किसी एक रुपया भी बिना परिवार की सहमति या अनुमति के कोई खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा है ही नहीं है तो करो कैसे। तुमको अगर मनमाना करना है तो अपना हिस्सा लो जाओ। अभी तक विरक्त में रक्त संबंध का वो तो उससे विरक्त तो रक्त संबंध से हट जाता है कि आपके 3 लोग परिवार में और आप चाहता आप उसको, वो चाहे रक्त संबंध हो चाहे मत हो, आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन 2 बातें, उसको संपत्ति में बराबर हिस्सा देना पड़ेगा, तब वो आपके परिवार का सदस्य माना जाएगा। किसी व्यक्ति की संपत्ति 2 जगह नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप वहां भी अपनी लड़की के माने अपने माँ बाप के यहाँ भी लड़की संपत्ति रखेगी और ससुराल में भी रखेगी। नहीं, खाली जो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति अपने परिवार में ही होगी, परिवार के बाहर नहीं हो सकती है। संपत्ति एक जगह होगी केवल। इस प्रकार हम लोगों ने कुछ परिवार का जो ढांचा आप पूछेंगे कि भाई ये ढांचा आपने कहां से लिया, तो ये जो ढांचा है ये 50% करीब करीब कम्यून से मिलता है, चाइना रूस से। उस प्रकार उस ढांचे को हम लोगों ने लिया है कुछ परसेंट कम्यून सिस्टम से। नाम कम्यून नहीं दिया है उसको, क्योंकि भारत में परिवार शब्द की बहुत सम्मानजनक स्थिति है, और इसलिए हम लोगों ने कम्यून शब्द न शामिल करके और उसको परिवार के रूप में शामिल किया है। एक बात और है कि परिवार के मुखिया का चुनाव परिवार के लोग बैठकर करेंगे। किस प्रणाली से करते हैं वो अपने हिसाब से करें, लेकिन जो भी मुखिया चुना जाएगा, या 1 हो या 2 हो या एक ही आदमी चुन लिया गया, सर्वसम्मति से मुखिया चुन लिया गया, तब भी परिवार के सारे लोग गुप्त मतदान के द्वारा उसको स्वीकृति देंगे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने परिवार में कह दिया और सबने हाथ उठा दिया और मान्य हो गया, हाथ नहीं उठाया।
एक आदमी अगर परिवार में मान लीजिए मुखिया के लिए तय हो गया, तब भी परिवार के लोग गुप्त मतदान करेंगे। मुखिया की भूमिका प्रधानमंत्री के समान होगी परिवार में, और परिवार के प्रमुख की भूमिका राष्ट्रपति के समान होगी। अगर आप ठीक ढंग से समाज भारत में चलाना चाहते हैं तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि परिवार व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देना ही चाहिए। देना चाहिए नहीं, देना ही चाहिए। संवैधानिक मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। व्यक्ति, परिवार, समाज, ये तीनों का संतुलन होना चाहिए। परिवार व्यवस्था का टूटना ये समाज के लिए घातक है। परिवार से रक्त संबंधों को लोग कहते हैं रक्त संबंध अनिवार्य, क्या जरूरत है भाई, आप रखिए ना अपना अनिवार्य। आप अगर रक्त संबंध अनिवार्य रखते हैं तो दूसरा कोई दखल नहीं देगा, लेकिन अगर कोई बिना रक्त संबंध के भी रखता है तो रखने दीजिए उसमें। आप क्यों दखल देंगे, आपका क्या बिगड़ रहा है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है। आइए कुछ इस संबंध में कोई प्रश्न आप करिए, क्योंकि बीच बीच में कई प्रश्न उठ रहे थे आपके दिमाग में, जो मैं जन्म से पहले ही तो तुम्हारी लड़की जो विवाह जो होता है, विवाह के बाद होता है गौना और दोगा। हम लोगों के यहाँ उसको मुकलावा बोलते थे राजस्थान में। लड़की का विवाह 5 वर्ष की उम्र में हो गया, लेकिन जब तक लड़की बालिग नहीं होती थी परिवार में, तब तक लड़की को वहां भेजा नहीं जाता था। इसमें क्या दिक्कत है? ये समाज की व्यवस्था थी और अभी भी बहुत जगह है। होने दीजिए, किसी का जन्मते ही विवाह हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझौता। बहुत घरों में तो ऐसा भी होता था कि भाई ठीक है, मेरा और तेरा एक ये संबंध रहेगा कि अगर मेरी लड़की तेरा लड़का तो शादी कर देंगे, और मेरा लड़का तेरी लड़की तो शादी कर देंगे, और दोनों को एक समान हो जाएगा तो फिर अलग से चिंता करेंगे। तो जन्म के पहले तय हो। अगर आपके परिवार में ये नियम लागू हो जाए कि बाल विवाह आपको करना पड़ेगा, अरे मैं तो कह रहा हूं कि आप जीवन भर मत शादी करिए, तो हमको क्या मतलब है? आप जीवन भर शादी मत करिए, हम 4 शादी करेंगे, तो क्या आप अगर शादी नहीं करेंगे तो इधर दिक्कत नहीं पैदा होगी। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। एक से अधिक विवाह करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना उचित है। हाँ बताइए। अभी मुझे हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष का भी दायित्व है और आपका मैं बोधन सुना। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने कहा कि परिवार में जो संपत्ति होगी प्रत्येक सदस्य की समान रूप से होगी, और लड़की जैसे संपत्ति दो जगह नहीं होगा, तो क्या ऐसे में जो उसका जो स्त्री का परिवार है, तो आपका जो कहना है वो मैं मान रहा हूँ, और एक बार आप लोगों ने खूब विचार किया। इसके पीछे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अधिवक्ता हूँ, इसलिए मुझे उत्तराधिकार के संबंध में कुछ जानकारी है। सामान्य हिंदू परिवार में सभी सदस्यों को, चाहे वो रहता हो या नहीं है, उनमें
दुगना लड़कों को होता है, लड़कियों को उसका आधा होता है। आदिवासी समाज में लड़कियों को कोई हक नहीं होता। केवल लड़ाई है कि अगर समान नागरिक संहिता हो जाए, जो मैं कल बताया था कि व्यक्ति एक इकाई होगा और प्रत्येक व्यक्ति को हर प्रकार के समान अधिकार होंगे। आदिवासी गैर आदिवासी कोई रहेगा ही नहीं, औरत मर्द रहेगा ही नहीं, सबको अधिकार समान होंगे, तो क्या दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोगों ने किया है कॉमन सिविल कोड। भारत हिंदुओं मुसलमानों का देश नहीं होगा, आदिवासी गैर आदिवासियों का देश नहीं होगा। भारत 121 करोड़ व्यक्तियों या 40 करोड़ 30 करोड़ परिवारों का संघ होगा। तो अगर समान अधिकार दे दिया जाए, मेरे हिसाब से विवाद खत्म हो सकता है। कुछ मात्रा संपत्ति में बराबर का अधिकार, संपत्ति में जो बराबर का अधिकार है उसका जब एक बच्ची यहाँ करके दूसरे परिवार में चली जाती है, किसी गांव में किसी अन्य शहर में जाती है, तो जो सब संपत्ति में जो उसको एक अगर सिंचाई में उस पूरे परिवार में 5 सदस्य है, 1/5 हिस्सा होता है। सुविधा के रूप में कमोबेश प्रथा में है, परिवार के साथ साथ उसको दिया जाए, बजाय इसके 10 एकड़ की जमीन में से 2 एकड़ देने के, उनके पास जो चल संपत्ति होती है उसका एक बड़ा हिस्सा बड़े लगती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी माँ होगी। सरकार की व्यवस्था क्योंकि मेरी लड़कियां आराम से रहेगी। अच्छा चलने करिए महत्वपूर्ण, आप उन बातों को तो बाईपास कर गए, महत्वपूर्ण बातों को, और एक इतना मतलब की बात को आप लेके आ गए। आप ये प्रश्न करिए ना कि परिवार में अगर वो ठीक साल रहा कैसे होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परिवार में किसी भी सदस्य को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होंगे और सोशल राइट नहीं होंगे। तो होंगे ही होंगे। इस प्रश्न पर आप चर्चा करिए। एक बात कि पति और पत्नी के बीच में पत्नी को हमेशा आकर्षक होना चाहिए, पति को आक्रामक होना चाहिए। इस प्रकार की बातों को आप अगर पूछेंगे या कोई बात कहेंगे तो आपको अस्वस्थ भी है, तंग नहीं। ये बताइए कि लड़की को परिवार में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में परिवार शब्द है ही नहीं। तो मेरी आवाज तगड़ी है, नहीं है। लेकिन परिवार को सामाजिक अधिकार नहीं होगा। परिवार समाज में है कि लड़की सुधार दे रहा हूं, व्यक्ति को नहीं होगा, परिवार को होगा। हाँ, ये बात पहले उन्होंने सामाजिक अधिकार अलग से नहीं होगा। हाँ जी, ये पास हो गया। चलिए, हाँ हो सकता है गलती भूलने में हो। कि आप लोग प्रश्न कीजिए, उत्तर यहाँ से आएगा। वकील साहब ने गलती किया कि जो उन्होंने आपकी बात को मानते हुए उसमें उत्तर देने के लिए बेहिचक उत्तर देने का प्रयास किया, परंतु माइक उनसे ले लिया गया। नहीं माइक हम आप मेरा आपसे कहना है, काम होता किसी विषय पर तो अलग बात है, और टाइम पास करना है तो भाई मैं क्या करूँ इसमें। हाँ मनी जी, आप बाहर जाके कर लेता तो नहीं हो रहा उसका तरीका तो उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे दीजिए, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। नहीं, हमें तो ऐसा नहीं, थोड़ा आपने ये कहा करिएगा हम लोग को। नहीं दिक्कत है, समाज कैसे चलेगा? उन्हें समाज कैसे चलेगा, ये आपरागिरी नहीं चलेगी। एक अन्ना जी को मैंने कहा, अन्ना हजारे जी को कहा कि अन्ना जी, शराब अगर कोई पिएगा तो आप उसको कानून से रोक देंगे, जेल में डाल दो कानून के द्वारा, और आप यज्ञ करिएगा, घी तेल जलाइएगा, भूखे मरेगा। तो अन्ना जी ने कहा कि शराब पीना बुरा है, ये बात तो पूरा समाज मानता है, यज्ञ करना अच्छा है ये भी समाज मानता है। तो मैंने अन्ना जी से पूछा कि शराब पीना बुरा है ये आप लोग 4 लोग मिलकर के तय कर लिए, और यज्ञ करना अच्छा है ये आप लोग 4 लोग मिलकर के तय कर लिए। वो बेचारा जो शराब पी रहा है उससे भी आपने पूछा है क्या कि शराब पीना अच्छा है कि बुरा? समाज में जब ये ऊंच और नीच, आप उसको गाइड कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन आप उस अवैध संबंध करने वाले को आप बहिष्कृत कर सकते हैं।
के बाद ना हाँ तो 11 के लिए 2 बजे तक है। मजहबों के बीच सरकारें कहाँ से आ गई, मजहबों के बीच सरकारें कहाँ से आ गई, दोस्तों दरिया में दीवारें कहाँ से आ गई। हाय कल जिन हाथों में हुआ करते थे गुलदस्ते, हाय कल तक जिन हाथों में हुआ करते थे गुलदस्ते, आज उन्हें कहाँ से आ गए। देखिए बहुत ही करुण गीत है। भारत माता अपने बेटों से पूछ रही है, सोच में माँ का बेटा कौन बने मैं, भारत माता सोच में। सारे बेटों तुम ही कहो अब क्यों डूबे संकोच में, माता बेटा कौन बने भारत माता सोच में, माता बेटा कौन बने। मुस्लिम सिख ईसाई आई, मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, माता तन नौकर चार बन कर आग बताई, भारत माता सोच में माता बेटा कौन बने हैं, भारत माता सोच में। की व्यवस्था में ऐसा क्या अलग है, क्या रामानुजन में समाज सशक्त क्या किया गया। पुराने समय से रामानुजन के बहुत से लोग तो जो साधारण जो बच्चे हैं वो तो पुरानी बातें बहुत कम जानते हैं, लेकिन आज से करीब 55 वर्ष पहले जब रामानुजगंज में आर्य समाज का कार्य प्रारंभ हुआ, सबसे पहले ये तय किया गया उस आर्य समाज की जो शुरुआत की गई थी, उस शुरुआत में हम लोग 6-7 लोग कुल मिलाकर के थे, और उनमें से एक राधेश्याम जायसवाल जो इनके अशोक के पिताजी हैं वो अभी जीवित हैं, भैरव बाबू अभी जीवित है, वृद्ध हो गए हैं बहुत ज्यादा, और मैं हूं, बाकी लोग तो चले गए। उस समय यह तय हुआ था आपस में बैठ करके कि आर्य समाज वहां से जो भी निर्देश देगा हम उन निर्देशों को माने या न माने, ये हमारी स्वतंत्रता हो।
हम तो आर्य समाज का मतलब समाज सशक्तिकरण मानते हैं और समाज सशक्तिकरण ही चलेगा। अगर आर्य समाज को किनारे करके धार्मिक कर्मकांड को ज्यादा महत्व देगा, दोनों के बीच में संतुलन तो होगा, धर्म और समाज के बीच में। लेकिन कहीं यदि ऐसी स्थिति आई कि आर्य समाज ज्यादा उस तरफ जाएगा तो हम लोग अपना संतुलन यहां कुछ बैठ करके बना लेंगे। और इसलिए आपको एक बात ये जानकारी दे दें, बहुत लोगों को होगी भी नहीं, कि हमारा रामानुजगंज का आर्य समाज ये कहीं किसी से संबद्ध नहीं है, आज तक नहीं रहा। हम तो समाज का काम कर रहे हैं, चलिए आगे हम लोग बढ़े हैं, क्योंकि शॉर्ट में है। तो बहुत प्राचीन समय में, माने करीब 55 वर्ष पहले, प्राचीन माने 55 साल पहले, आर्य समाज के जन्म के बाद हम लोगों ने एक नियम बनाया। रामानुजगंज के सब लोगों ने बैठ करके एक पास किया। ये रामानुजगंज में जाति भेद नहीं होगा, समाज जाति भेद को मान्यता नहीं देगा। कोई भी अगर हरिजन भी है तो वो मंदिर में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकता है, ये हम लोगों ने पास कर दिया। कोई किसी भी प्रकार से उसको रोक नहीं सकता है। और शुरुआत में तो हम लोगों ने ये भी किया था, जब तक बंसी नहीं आएगा तब तक यहाँ मंदिर में रामायण नहीं होगी, रामायण अगर होगी तो आएगा, ये नियम बनाया यहाँ। और 50 साल पहले, 55 साल पहले ये नियम बना। हमको तो नहीं है कि जो यहाँ गा रहा था वो शायद बंसी का ही लड़का होगा या मैंने किसी और का भी लड़का हो सकता है कुछ। लेकिन यहां मंदिर में आने की सबको पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर वो आकर के यहां कहेगा, कोई आदमी यहां मंदिर में आएगा और मंदिर में आकर के कहेगा कि मैं हरिजन हूं और मंदिर में प्रवेश करना मेरा अधिकार है, तो हम कह देंगे कि चल भाग यहां से, मेरा अधिकार नहीं है। हम लोगों ने स्वतंत्रता दी है। सबसे गलती ये हुई कि इसको चुपचाप समाप्त नहीं होने दिया गया, जाति प्रथा को। अगर जाति प्रथा को समाप्त होने दिया जाता तो चुपचाप समाप्त हो जाती। लेकिन प्रयास ये किया गया कि जाति प्रथा के नाम पर कुछ अपना नेतृत्व मजबूत हो। और इसलिए ये कहा गया कि हम हरिजनों को लेकर 15 हरिजनों को लेकर के मंदिर में प्रवेश करेंगे क्योंकि वो मेरा अधिकार है। तो इन लोगों ने कहा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो झगड़े हुए, मारपीट हुए, केयूरभूषण वगैरह का सब हमको मालूम है। हम लोगों ने रामानुजगंज में कोई ऐसी समस्या ही नहीं पैदा हुई, आज तक नहीं हुई है, अभी तक। तो पता ही नहीं चलता है कि कौन किस जात का है। जातीय संगठन यहां प्रतिबंधित थे उस समय से। तब रामानुजगंज के लोग तो भाई एकजुट थे, नहीं हमारा जातीय संगठन नहीं होगा। फिर गढ़वा से लोग आए, यहाँ के लोगों को कहे कि सरवानी लोग, तुम लोग कैसे कमजोर होगी, सब जगह केसरवानी समाज है। तो मैं कहा कि केसरवानी समाज हो गया
कि केसरवानी जात हो गई, समाज कैसे हो गया? नहीं, समाज होगा। अब यहां केसरवानी लोगों की एक मीटिंग हुई और गढ़वा के लोगों ने आकर यहां केसरवानी लोगों की एक कमेटी बना दी। अब पहला टकराव जो हुआ वो बता रहा हूं मैं आपको। सब लोग पीपल के नीचे इकट्ठा हुए, आम लोग। कहा भाई केसरवानी एक कूट और गैर केसरवानी सब एक कूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रामानुजगंज के लोगों को हम लोगों ने ये कहा कि भाई सब गैर केसरवानी एक कूट, ये लोग अलग हो गए, ये हम लोगों के समाज में नहीं है, ये अलग हो गए। तो अब समाज ये तय करे कि किसी केसरवानी नेता के यहां दाढ़ी बनाने नहीं जाएंगे, बहिष्कृत, सब केसरवानी बहिष्कृत। तुम लोग संख्या बल ज्यादा है, तो संख्या बल के कारण तुम अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते हो, क्या नहीं होगा इसमें। तो सबने मिलकर के पास कर दिया कि केसरवानी के यहां कोई हरिजन ढोल बजाने नहीं जाएगा, नौवा दाढ़ी बनाने नहीं जाएगा, धोबी कपड़ा नहीं धोएगा, सब काम वो अपना कर ले, उनको जो करना है। कोई पैखाना साफ करने नहीं जाएगा। उस समय तो पैखाना ऐसे ही साफ होता था, अभी सामान तो था नहीं। पास हो गया, अब पास हो गया तो 1 घंटे बाद हो गया कैसा, हम लोग अपना नहीं अलग हो गए, हम लोग सब गांव के साथ रहे। कुछ दिनों के बाद, मैंने कुछ दिन नहीं, फिर कुछ दूसरे जात के लोगों ने किया, फिर रोनियार लोगों ने अपना एक अलग बनाया, वो भी सब टूटा फूटा। फिर अंबिकापुर से कुछ अग्रवाल लोग आ गए, कहे हमारा अग्रवाल समाज बनेगा, हमके बना ले यार, तुमको जो बनाना हो। तो कहे आप अग्रवाल नहीं है क्या? हम कहे न जन्म से अग्रवाल था, न आज अग्रवाल हूं, न भविष्य में रहूंगा। अगर अग्रवाल अपने को यह मानते हो कि पूरे समाज से, क्योंकि भाई पैसा तो ज्यादा है अग्रवालों के पास, ये बात तो सही है, आप अंबिकापुर में बनाइए ना, आप कुछ भी बनाइए, हमसे क्या मतलब है। आपको अगर वहां अपना अलग गुट बनाने में भगवान दिखते हैं तो आप अपना भगवान देखिए, हमको नहीं दिख रहा है, हमको चोट और फोड़ मत करिए रामानुजन। हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर ये जातिवाद यहां शुरू हुआ, कुछ कमेटियां बनी, टूटी फूटी, सब साफ हो गई, कहीं कुछ नहीं है, यहां रहा नहीं। इस प्रकार से जातिवाद हुआ। एक मामला आया और उसमें ये मामला आया कि भाई ये जो मुसलमान लोग हैं, ये लोग हिंदू लड़कियों को तो मुसलमान बना लेते हैं और मुसलमान लड़कियों को तो हम लोग हिंदू नहीं बना सकते हैं। क्या हम लोग मुसलमान लड़कियों को भी हिंदू बनाना शुरू कर दें? हम क्या नहीं कर पाओगे, तुम्हारा घर स्वीकार नहीं करेगा। ये जो बतिया रहा है ना अभी, तो ये दूसरों के लिए बतिया रहा है, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा तुम्हारा परिवार कभी भी कि तुम किसी मुसलमान लड़की को अपने घर में ले आओ। एक आध छो कट्टर होंगे वो अलग बात। उस समय ये पास हुआ तो एक कानून बना, किसी एक धर्म का लड़का दूसरे धर्म की लड़की को पत्नी बनाकर रखेगा तो लड़के का धर्म बदलेगा, लड़की का नहीं बदलेगा। सारी दुनिया में आप कहीं ऐसा नहीं सुने होंगे। यहां पास हुआ, सब हिंदू मुसलमान बैठ के पास करते थे, यहां नियम पास हो गया। और जब पास हो गया तो कहा गया कि भाई बताओ किसके घर में हिंदू लड़की है पत्नी के रूप में। पुरानी बात को छोड़ो, गुप्त रूप से अगर है तो अब बता।
जिसको तुम पत्नी बनाना चाहते हो, जो बन गई है वो बन गई। अब बताओ, तो 7 या 8 लोग निकले ऐसे। तब उनसे कहा गया कि आपको हिंदू बनना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई जो हिंदू बनने को तैयार होगा वो हिंदू बन जाएगा, जो नहीं तैयार होगा वो गांव से बाहर चला जाएगा, जो दोनों नहीं तैयार होगा वो छोड़ देगा, उसको नई पत्नी बनाएगा। 3 लोग अपना धर्म बदलने को तैयार हो गए कि हम तो इस लड़की को अपने साथ रखेंगे, हम हिंदू बनने को तैयार हैं। पहला ये इतिहास है कि सारे हिंदू मुसलमान सब लोगों ने पास करके उनको हिंदू घोषित कर दिया, उनका नाम बदल दिया गया, उनको सुअर का दांत डाल करके चरणामृत पिलाया गया, मंदिर में वो लोग जा करके शुद्ध हुए, हिंदू बने, कलेक्टर के यहां से परमिशन दिया गया और तीनों हिंदू बन गए। आगे झगड़े खत्म हो गया। एक लड़का माना ही नहीं, एकदम पहले हम किसी का नहीं माने। तब सारे लोगों ने मिलकर के, और पहले हम लोगों ने मुसलमान लोगों से कहा कि भाई आप इस लड़के को या तो गांव छुड़ाइए, अन्यथा ये लड़की को छोड़े, तो जो काम तो उसको करने पड़ेंगे। तो लड़का नहीं माना, किसी का कहना नहीं माना। तब रामानुजगंज में पूरे समाज ने बैठ करके पास किया कि इस लड़के को इस सीमा तक पीट दिया जाए, इसका अंग भंग हो जाए, और कोई भविष्य में समाज के बाहर जाने की हिम्मत न करे। गलत निर्णय हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही था या गलत था, लेकिन जो हुआ वो मैं बता रहा हूं। अब उसको ये लोग जो मारने गए थे, जो लोग, ये लोग इतना ज्यादा पीट दिए कि वो माने ये लोग अपना मरा हुआ समझ के छोड़ा, इतना ज्यादा मारे। खैर वो फिर बच गया, रिपोर्ट हुई थाने में, केस चला। अब पीटने वालों पर धारा लग गई 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। पुलिस ने तो नहीं लगाई, कोर्ट ने लगा दिया अटेम्प्ट टू मर्डर। नहीं, पीटा ही गया है, यह बात सही है, सब लोगों ने देखा है, यह बात सही है। कई मुसलमान उसमें गवाह बन गए, ये बात भी सही है कि हाँ इस प्रकार से, क्योंकि मुसलमानों का भाई भाई इतना ज्यादा कैसे मार देंगे आप। सारे लोग बैठे और मारने वाले सब माने 90% आरएसएस के कार्यकर्ता थे। ये आपको और बता दो, यहां बैठे होंगे उनमें से कुछ तो बताएंगे, संघ के कार्यकर्ता थे। और जज साहब ने कह दिया कि दंड तो होगा ही, क्योंकि धारा 307 प्रमाणित है, और ये जो 4-5 मुसलमान हैं ये तो गवाही देंगे, इनमें से 2 आदमी भी गवाही देंगे तो आपको दंड सजा हो जाएगी। और तब हम लोगों ने मुसलमान लोगों को सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि बताइए, या आप समाज के नियम के आप विपरीत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? अगर आप विपरीत कर रहे हैं तो आप लोगों से हम लोगों का रिश्ता टूट जाएगा। आप बताइए क्या करना चाहिए। मैं मानता हूं कि मारने वालों ने ज्यादा पीट दिया, उतनी छूट उनको नहीं थी, उसके लिए उनको समाज दंड दे। लेकिन आप इस प्रकार से मत करिए। आपको ये बताऊं कि सब मुसलमान लोग अपनी गवाही बदल दिए।
और ये संघ के जो कार्यकर्ता जो इतनी अकड़ दिखाते हैं ना, मुसलमान फलाना ठिकाना रामानुजगंज में भी, इन लोगों ने बहुत नुकसान किया है रामानुजगंज का। और इसलिए नुकसान किया है कि इनको अंबिकापुर से साथ प्राप्त है। तब रामानुजगंज के मुसलमान लोगों ने रामानुजगंज के नियमों का जो नियम पास हुआ उसका करीब करीब पालन किया। ये बात कल परसों हो चुकी थी। संघ के लोगों ने सारे नियमों का पालन किया। यहां का ये बात आपको बता दें, सारे संघ के लोग ये यहां के आरएसएस के लोग थे, सब ने नियमों का पालन किया। लेकिन जब अंबिकापुर से कोई आकर के इनमें से किसी एक को तोड़ ले कि तुम अगर हमारे साथ हो जाओगे तो चलो, फिर तुमको तो फिर पावर मिल जाएगा, राजनीतिक पावर मिल जाएगा, तब इनमें से एक दो लोग टूट करके उधर हो गए। ये बात भी सही है। ये जो है ये वास्तव में बहुत चरित्रवान लोग हैं। संघ में जितने चरित्रवान लोग हैं उतना घोषित चरित्रवान आपको कहीं और आसानी से नहीं मिलेंगे। त्यागी है, ये भी बात है। यहां जो हैं, जो 4 लोग ज्यादा यहां तोड़ करते हैं तो 2 तो 3 नंबर वाले हैं, तो 2 को तो हम लोग मानते हैं 3 नंबर। हाँ, क्या सवाल है, मतलब एक निर्णय हुआ था कि अगर धार्मिक सांप्रदायिक विवाह होता है तो लड़के का धर्म बदला जाएगा, और जैसे 3 लड़कों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया और एक चौथे ने नहीं किया तो उसको पीटने का जो आपने नहीं किया, ये आपकी दखलंदाजी नहीं है जैसा कि शासन कर रही है, वो आचरण आपने अरे भाई, मैं यहाँ को कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आपसे एक जानना ये है कि हम लोगों ने रामानुजगंज में एक ऐसा पेड़ लगाया कि जिस पेड़ में हम लोगों ने आपके हिसाब से खाद पानी कभी नहीं दिया, अपने हिसाब से खूब हमको समझाया गया, ऐसा लगाइएगा तो पेड़ मर जाएगा, तो फल नहीं देगा, तो फलाना होगा, तो ठिकाना होगा। हम लोगों ने अपना मनमाना पेड़ लगाया और आप लोगों ने अपने हिसाब से नियम कानून से फल पेड़ लगाया। आपने अपनी लड़की से भी नहीं पूछा? सारे नियम का आपसे मैं तर्क नहीं कर रहा हूं, मैं घटना बता रहा हूं। तो आप घटना का औचित्य में सिद्ध नहीं कर रहा हूं, मैं तो घटना बता रहा हूं। तो आप उस घटना के औचित्य पर क्यों जा रहे हैं? मैं घटना बता रहा हूं, वो घटना सही भी हो सकती है, गलत भी निर्णय हो सकता है। अगर मैंने कहीं गलती की और बता दो तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? ठीक है जी, स्वीकार होता। तो मैं तो यहाँ के बता रहा हूं जो यहाँ जैसा बना, कुछ बातें सही हुई, कुछ बातें गलत हुई, चलने दीजिए। कानून तोड़ के लगाया, अपने मन से लगाया, आपने सारे हिंदुस्तान में पेड़ लगाए, अपने नियम कानून से लगाए। मैंने जो यहाँ पेड़ लगाया वो फल दे रहा है, आपके पेड़ ठूट के ठूट खड़े हैं। तो आप काहे को हमसे सवाल कर रहे हैं? मुझे प्रश्न करने का अधिकार है कि जिन लोगों ने धर्म के आधार पर समाज बनाया, जिन लोगों ने राजनीति के आधार पर समाज बनाया सारे देश में, और एक हम लोगों ने समाज के आधार पर धर्म बनाया और समाज के आधार पर राजनीति की। हम अब भी समझते हैं कि नक्सलवाद का समाधान सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, केवल रामानुजगंज में क्यों हुआ? ये विचार में तो प्रश्न है कि सब जगह नक्सलवाद बढ़ रहा है और यहां घट गया। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे घटा, वो अभी का प्रश्न नहीं है, आगे मैं आपको बताऊं। फिर वो
गवाहियां सब पलट गए मुसलमान लोग। सच बात यह है कि सारे आरएसएस के लोगों ने यहां स्वीकार किया कि समाज सर्वोच्च है, और जब अंबिकापुर से आकर के इनमें से तो 1, 2 तो 4 ठो हमको पावर मिल जाएगा, हम अगर यहाँ के संघ के प्रधान हो जाएंगे तो हमारी बीजेपी में बहुत पहुंच हो जाएगी और सब चलिए, या कुछ भावना प्रधान भी होंगे, जो हुआ होगा, हमसे कोई मत, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी घटनाएं जो मैं आपको बता रहा हूं। रामानुजगंज में एक नियम पास हुआ कि रामानुजगंज में विवाह की उम्र क्या तय की जाए। तो हम लोगों ने रामानुजगंज में सबने मिलकर के पास कर दिया कि जन्म से लेकर के कभी भी विवाह कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अगर कोई परिवार के लोग अपने लड़के का, लड़की का नहीं, अपने लड़के का विवाह 25 वर्ष तक नहीं कर पाए, चाहे वो दहेज के कारण चाहे और किसी कारण से नहीं कर पाए, तो 25 वर्ष की उम्र पूरी होते ही लड़का किसी जाति में शादी कर लेगा और उस लड़के की अंतरजातीय विवाह को समाज मान्यता देगा। आप अगर कर सकते हैं तो 25 साल तक कर लीजिए। अब मामला, इस प्रकार के मामले आए, कई में तो हम लोग अंतरजातीय कराई दिए, हमारे परिवार में भी ऐसा मामला आ गया। मैंने अपने परिवार के चाचा को चिट्ठी लिख के भेज दी, आप अपने लड़का जो यहां रामानुजगंज में है, उस लड़के का विवाह आप 27 वर्ष तक नहीं किए हैं, और नियम मुताबिक अगर वो कहीं अंतरजातीय कर दिया तो हम नहीं रोक पाएंगे। हड़बड़ फिर आए और 2-3 महीने में उसका विवाह किए। नियम है। अब आप कह सकते हैं कि ये तो गड़बड़ है, सही है, जो भी है, हम लोगों ने जैसा चलाया वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां एक पास हो गया, चोरी डकैती लूट मिलावट बलात्कार जालसाजी धोखाधड़ी लड़ाई झगड़ा मारपीट हिंसा आतंक ये अपराध माने जाएंगे। शराब बनाना बेचना छूट, वैश्यावृत्ति छूट रहेगी। बोर्ड लगा दिया गया। अब ये एक बात और आई कि अगर किसी परिवार का कोई लड़का ये 5 प्रकार के जो अपराध हैं, ये 5 प्रकार के अपराध अगर बार बार करेगा तो उस लड़के को बहिष्कृत कर दिया जाएगा। उस लड़के के या परिवार के सदस्य की कोई भी हो, चाहे लड़का हो या बड़ा हो, उसकी कोई वकालत नहीं करेगा और उसकी जमानत कोई नहीं लेगा। और ये नियम पास हो गया, और जब नियम पास हो गया तो वो नियम लागू हो गया। हमारे एकदम निकट के साथी बहुत अच्छे नियम बनाया। चुनाव के समय तो कांग्रेस और बीजेपी वाले आपस में जो भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो कमेटी रहेगी गांव की, शहर की कमेटी, उसमें कांग्रेसी भी जनसंघी भी सब प्रकार के लोगों को मिलाकर के हम लोग चलाएंगे। वो होगा समाज। तो इस प्रकार यहां जाति
धर्म, भाषा का तो कभी विवाद यहाँ रहा नहीं है, क्योंकि भाषा तो यहाँ के लोग छत्तीसगढ़ी बोलते ही नहीं, या तो बोलते हैं बिहार की। वो विवाद यहाँ समाज में नहीं रहा। स्त्री पुरुष के बीच में भी किसी प्रकार का भेद नहीं रहा यहाँ। अब आपको एक बात पता है कि रामानुजगंज के दो गुट बन गए मुसलमानों में, और मस्जिद में हथियार, मुसलमानों ने कहा कि बजरंग बाबू आप इसका उपाय करें। मैं गया मस्जिद, और मस्जिद में जाकर के मैंने सबसे पहले ही कहा कि इस मस्जिद को हथियार मुक्त करिए, यहाँ कोई हथियार नहीं रहेगा, उसके बाद आप लोगों का निपटारा होगा। तो मैंने वो निपटारा कर दिया, पत्नी को तलाक दे दिया, 3 बार तलाक कर दिया। जो होश आया तो उसने कहा तो गड़बड़ हो गया भाई, कह दिए क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मुसलमान लोगों ने कहा कि जब तलाक कर दिया तो मान्य हो गया, ये तो हराम हो गई तुम्हारी औरत। तो क्या करना पड़ेगा? तो उसका नियम है इन लोगों के, अच्छी है बुरी है प्रथा जो भी है वो है, वो मैं नहीं बता रहा हूं, उस प्रथा पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि रामानुजगंज में किस प्रकार हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो यहां जब होने लग गया कि क्या हाँ ऐसा है, जो होगा सो होगा, क्या है ये उन लोगों का आंतरिक मामला है। अब आंतरिक मामला है तो क्या करना है? तो एक तलाक के इतने दिनों के बाद उस नौजवान की शादी किसी लड़की से की जाएगी, और शादी करने के बाद फिर वो उसको तलाक देगा, और फिर उस शादी से उस अपनी पूर्व पत्नी से शादी करेगा। ऐसे उसमें शायद 1-2 महीना लग गया। एक मामला उसमें ये फंस गया कि जिस लड़की से वो शादी किया तलाक के बाद, पहले वाले तलाक के बाद शादी किया, वो लड़की बहुत छोटी थी, अंडर एज थी। वो अंडर एज माने बहुत छोटी, होगी 10-11 बरस के। अब ऐसा मान लिया गया कि ये औपचारिक शादी हुई है, वास्तव में नहीं हुई है। तो फिर बाहर के मुसलमान आ गए हैं और आकर के उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये शादी अवैध है, आप इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। कम से कम एक दिन आपको उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने ही होंगे। ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि वो लड़की बहुत छोटी है, और वो भी शायद परिवार की भांजी वगैरह कुछ है। ये इस तरह से धोखा नहीं चलेगा। अब मामला आया समाज के बीच में कि भाई ये ऐसा मामला है, बताइए कैसे होगा। अब तो हम लोगों ने फिर भाई बड़ा पेचीदा मामला था, तो निर्णय दिया कि भाई वो शादी कराने वाले जो मौलाना थे, ये उनकी गलती थी कि वो इस तरह की शादी करावे या न करावे, लेकिन जब एक बार शादी हो गई वो मान्य हो गई। बाहर के कुछ मुसलमानों ने कहा नहीं, ये आपका फैसला नहीं चलेगा, आपके फैसला नहीं चलेगा, मेरा ही चलेगा, क्योंकि ये गांव का मामला है। तुम कहां बाहर से आ गए बिना मतलब के दखल देने वाले? जो हो गया हम लोगों ने अपना निर्णय कर लिया, मान्य हो गया वो। मुख्य तो हम लोगों ने रामानुजगंज में कहा कि वैधानिक तरीके से रामानुजगंज को गुंडा मुक्त क्षेत्र घोषित करना है, वैधानिक तरीके से।
तो हम लोगों ने पूरे रामानुजगंज में अनाउंस कराया कि रामानुजगंज का कोई भी व्यक्ति किसी भी नागरिक से अगर भयभीत है तो वो गुप्त रूप से अपना बिना नाम पता लिखे हुए वो ला करके नगर पालिका में अपना कागज डाल दो, हम लोग जानकारी कर लें। रामानुजगंज शहर की सीमा के अंतर्गत कोई चोरी नहीं होगी। अगर चोरी होगी तो रामानुजगंज की समाज व्यवस्था जिम्मेवार होगी उसके लिए। ये नियम बहुत लंबे पुराने समय से बना हुआ है। तो पिस्तौल ला करके पुलिस को दे दिए कि ये पिस्तौल रखा था या जो भी मालताल था, और थाने को यह विधिवत सूचना है पिछले 10-20 वर्षों से विधिवत कि अगर किसी डकैती के मामले में डकैत के डर से या किसी कारण से कोई गवाही देने को तैयार न हो तो ऐसी परिस्थिति में आप बजरंगलाल अग्रवाल का नाम गवाह में डाल दीजिएगा। मैं वहां न्यायालय में जाकर के झूठ बोलाऊंगा, कोई हत्या नहीं। डकैत को सजा दिलवाने के लिए झूठ बोला है ना, जानकारी है कि ये डकैत है। तब रामानुजगंज को गुंडा मुक्त शहर घोषित करने जा रहे हैं। तो घोषित तो हो गया, अब 15वें की माने मेरे साथ ही सबके साथ ही वो समझिए गांव के साथ कि गढ़वा के सुदर्शन तिवारी ने, यहाँ गढ़वा के लोग बैठे हुए हैं इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, सुदर्शन तिवारी ने गढ़वा से चिट्ठी लिखी कि आपने चुनौती दी है गुंडागर्दी करके दिखाने की, तो मैं सुदर्शन तिवारी घोषित करता हूं कि रामानुजगंज की कोई भी गाड़ी गढ़वा से पार होगी तो 400 रुपया टैक्स देके जाएगी। जब तक आप अपनी घोषणा वापस नहीं लेंगे तब तक आपको 400 रुपया देना पड़ेगा। गुंडा मुक्त घोषित कर रहे हैं, बड़ा भारी गुंडा मुक्त घोषित कर रहे हैं। चुनौती हमने उसको खबर भेजी, अरे भाई हम रामानुजगंज को गुंडा मुक्त कर रहे हैं, हम गढ़वा को थोड़े कर रहे हैं। कहा अब तो हमारा हो गया, 400 रुपया तो हम लेंगे। अब बेचारा जब कोई गाड़ी वाला जाए गढ़वा पार करे तो 400 रुपया वसूल कर ले। बड़ी चिंता का विषय हुआ, हम अपनी घोषणा वापस करें या पैसा दें, और कितने दिन पैसा दें सोचते रहे हम लोग। हमारी खुद की ट्रक जा रही थी तो लंका में कुछ डाकुओं ने हमारे ड्राइवर को गोली मार करके और 2000 रुपया था छीन लिया गाड़ी में से। तुरंत हमको पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमके बस अब ठीक हो गया। तो कितनी चोट है तो घायल है, कहीं कितना घायल है तो एकदम आराम से बच जाएगा, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। क्योंकि सारे अफसर तो हमारे साथ मिले हुए थे। हमने अपने ड्राइवर को लाके रामानुजगंज अस्पताल में रखा। यहाँ के डॉक्टर ने लिखा कि ये मरणासन्न है, झूठ, तो मरणासन्न है। और यहाँ के एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब ने डाइंग डिक्लेरेशन लिया उसका, ये मरणासन्न है। और डाइंग डिक्लेरेशन में लिखा गया कि सुदर्शन तिवारी ने हमको गोली मारी है। हो गया भाई, तो अब मामला फंस गया यहाँ आकर के कि अगर सुदर्शन तिवारी को हम गिरफ्तार करा देंगे तो 4-6 महीना में उसकी जमानत हो जाएगी, और सुदर्शन तिवारी हमको गोली मार दे करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो वो 2-4 महीना में जमानत पर छूट के आ जाएगा और हम फिर फरार रहेंगे, हमेशा बचते रहेंगे। क्या करना चाहिए भाई? तो पास हुआ आपस में, ऐसा काम किया जाए कि सुदर्शन तिवारी को पकड़ने चला जाए, गिरफ्तार करने, पुलिस लेकर के,
और सुदर्शन तिवारी को 10 मिनट पहले यहाँ से टीम जाए सुदर्शन तिवारी के शुभचिंतकों की, और वो जाकर के उसको फरार करा दो कि तुमको पकड़ने पुलिस आ रही है। और जब सुदर्शन तिवारी फरार हो जाएगा तो हम लोग पकड़ने पहुंच जाएंगे, पुलिस आ जाएगी, हो जाएगा। और यही हुआ। अब यहाँ के विश्वनाथ बाबू, मदन बाबू सब तिवारी जी जल्दी कीजिए, अरे 1 मिनट भी नहीं, आप आ रही है पुलिस, शायद पुल पर होगी, जल्दी से भागिए यहाँ से। सुदर्शन तिवारी अपना गाड़ी उड़ी फेंक के फरार हो गए और 2-3 साल फरार रह गए। और फिर सुदर्शन तिवारी ने खबर दी कि कैसे टीम छूटेगा, तो हम कहे कि हम अपनी ही जो घोषणा है वो हमारी कायम है, तुम अपना ये बंद करो, चलो चलिए करिए कि यह कार्य सही हुआ या गलत, तो वो सही हुआ कि गलत हुआ इसका निर्णय कैसे होगा। यहां हम लोगों ने कहा है भाई देखो, ग्राम सभा सशक्तिकरण चलेगा, यहां तय हुआ ग्राम सभा सशक्तिकरण का। ग्राम सभा सशक्तिकरण के माध्यम से नक्सलवाद का समाधान होगा। और आपको एक बात ये बता दें कि नक्सलवादी होने का सबसे पहला मुकदमा मेरे ऊपर चला। मध्य प्रदेश सरकार ने दिग्विजय सिंह जी ने नक्सलवाद के प्रवेश में सबसे बड़ी बाधा हम लोगों को माना कि नक्सलवाद रामानुजगंज में नहीं आ पा रहा है, ये लोग बाधक बने हुए हैं सब, और इसलिए हम लोगों को नक्सलवादी घोषित करके मुकदमा चलाया गया। अब फिर हम लोग जाकर के वहां लड़ करके जीत गए। ये तो घटनाएं हैं, लेकिन रामानुजगंज की कुछ परंपराएं जो मैंने आपको बताई, जाति के मामले में, स्त्री पुरुष के मामले में, धर्म के मामले में, मैं यह मानता हूं कि धार्मिक मामले में हम लोगों को बहुत कठिनाई हुई है समझाने में, आसान नहीं हुआ है। लेकिन रामानुजगंज में देखिए, आप जरा विचार करिए, ये है गोदरमाना, पहले बिहार और झारखंड, इधर आप थोड़ा सा चले जाएंगे तो यूपी। रामानुजगंज तो मुहाने पर बैठा हुआ है अपराधों के। अगर रामानुजगंज में अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर समाज में विभाजन हो जाता तो यहां की शांति व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाती। चोरी डकैती आप रोक नहीं सकते थे आप किसी भी प्रकार से। तो शांति व्यवस्था बनी रहे, इस बात के लिए यह आवश्यक था कि जाति और धर्म के नाम पर विवाद न पैदा हो। कुछ मुसलमानों ने और कुछ हिंदुओं ने अलग अलग गुट बना करके हमारी इस एकता को तोड़ने का प्रयास किया है। हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाए, इस बात के लिए सांप्रदायिक हिंदू और सांप्रदायिक मुसलमान दोनों एकजुट हैं। एक आदमी कुछ एक शब्द बोल देगा तो दूसरा आदमी कहेगा उसने ऐसा कैसे बोल दिया, तो वो कहेगा कि मैंने जो बोल दिया ठीक बोला, बस हो गया, शुभ हो गया है। लेकिन मुसलमान हो तो खुदा का नाम लो, लेकिन 8 घंटा बैठ चलाना पड़ेगा, तुम खा पी के चले जाओ भाई, ऐसा नहीं। दूरी है 55 रुपया। रामानुजगंज में पूरे गांव के लोग पास कर रहे हैं कि 40 रुपया देंगे।
40 रुपया से कम अगर किसी को मिलेगा तो सारे लोगों को गांव काम देगा। एक भी व्यक्ति रामानुजगंज का बेरोजगार नहीं रहेगा। 30 रुपया देगा और कोई हमारे यहाँ बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर कोई 41 रुपया देने को तैयार है तो हम उसके अधीन करें, हमको क्या नहीं करना। इस प्रकार के अनेक यहाँ नियम बनाए गए। भूत प्रेत के बारे में नियम बनाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर भूत चढ़ाएगा तो दंडित होगा। यहाँ बोर्ड लगाया गया चारों तरफ, पूरे रामानुजगंज में बोर्ड लगाया गया, भारत का एकमात्र अपराध नियंत्रित नगर रामानुजगंज आपका स्वागत करता है। चारों तरफ बोर्ड लगे, अपराध नियंत्रित नगर। कोई अपराध करके दिखाए। लोगों ने कहा आपके यहाँ शराब बनती है, तो शराब बनाना तो कोई अपराध नहीं है, शराब बनाना तो गैर कानूनी है। पेड़ कटते हैं तो हाँ, पेड़ काटना कोई अपराध नहीं है, हम अपना पेड़ काट सकते हैं, तो कोई किसी तरह का कोई अपराध नहीं है। सब तो हमारा लोटा अगर कोई चुरा लूट के ले जाए और हम अपना लोटा चुरा के ले आए तो चोरी करना अपराध है कि लूटने वाला अपराध है? लोटा मेरा है, मूल बात यह है कि लोटा मेरा है। मैंने अपनी जमीन में पेड़ लगाए और तुमने एक कानून बना दिया कि पेड़ नहीं काट सकते हैं, और मैंने चुपचाप अपना पेड़ काट के मैं ले आया, तो पेड़ काटने वाला अपराधी है कि कानून बनाने वाला अपराधी है? तुमने हमको गुलाम बना करके अपने कानून थोप दिए हैं, हम तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे, हम चोरी से हम बच जाएंगे। ये सारे इस प्रकार के नियम यहां पास हुए। कुछ नियम सही हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं। मैं एक तो दिक्कत में हूं कि आज आपको एक पूरा यहाँ का पूरा ढांचा तो बता नहीं पा रहा हूं। टाइम के हिसाब से स्वास्थ्य